एसएमएस इंस्टीट्यूट जयपुर के ऑनलाइन डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक शुरू होगा नीति निदेशक तत्व। पिछली क्लास तक हमने बात कर ली थी मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद और मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी अनुच्छेदों का विस्तृत वर्णन मैंने आपको बता दिया था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निदेशक तत्व। राइट, तो नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। और नीति निदेशक तत्व देखिए, नीति निदेशक तत्व। अब नीति निदेशक तत्व से क्या मतलब है, इस बात को समझो प्रैक्टिकली। ऐसे तत्व जो राज्य को नीतियों के बारे में निर्देश देने के लिए दिए गए थे वो नीति निदेशक तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो राज्य सरकारों को नीतियों के बारे में इंस्ट्रक्शन देने के लिए दिए गए थे उन्हें नीति निदेशक तत्व के नाम से जाना जाता है। उनको कहते हैं नीति निदेशक तत्व। देखो, सबसे पहली बात, ये कहां से लिए गए? आयरलैंड से ग्रहणित। कहां से लिए गए? आयरलैंड। आयरलैंड से ग्रहणित है। एक बात, कहां से एक्सेप्टेड है? आयरलैंड। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट आता है, कहां से लिए गए? पहली बात तो ये आयरलैंड से। दूसरी बात, ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, इनको संविधान में स्थापित करने की, संविधान में स्थापित करने की पहली बार सिफारिश संविधान में स्थापित करने की पहली बार जो रिकमेंडेशन की थी, जो सिफारिश की थी, पहली बार जो सिफारिश रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? पहली बार इनको रखने की सिफारिश की गई थी पीएन राव द्वारा, बेनेगल नरसिंह राव द्वारा, जो कि संवैधानिक सलाहकार भी थे। जो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार भी थे। उसके बाद हम बात करते हैं इन नीति निदेशक तत्वों के बारे में। भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व ये टीबी सप्रू समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़े गए। यहाँ पे पहली बार रखने की बात करने वाला व्यक्ति अलग है और रखने की, जोड़ने की बात करने वाला व्यक्ति अलग है। तो टीबी सप्रू समिति की सिफारिश पर, टीबी सप्रू समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में जोड़ा गया। इनको संविधान में जोड़ा गया, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। टीबी सप्रू समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, भारत के संविधान में जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं, नीति तत्वों का संदर्भ क्यों सामने आया। तो संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड से इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि जो भी भारत में सरकारें बनकर आएंगी, जो भी गवर्नमेंट्स बनकर के आएंगी, उन गवर्नमेंट्स का ये बौद्धिक लेवल होना चाहिए कि वो भविष्य में राज्य को किस प्रकार से आगे ले जा सकती हैं। तो उनको निर्देश देने के लिए, सरकार को इंस्ट्रक्शन देने के लिए संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा जाता है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा जाता है। तो नीति निदेशक तत्व सरकारों को क्या कर रहे हैं? ये कार्य प्रणाली के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कार्य प्रणाली के बारे में निर्देश दे रहे हैं, कार्य प्रणाली को ठीक प्रकार से संचालित करने के संदर्भ में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये नीति निदेशक तत्व के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इनका जो डिस्क्रिप्शन आता है वो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। तो 36 कहता है राज्य एवं राज्य अधिकारी की परिभाषा, 37 कहता है नीति निदेशक तत्व एवं योग्य, 38 कहता है राज्य द्वारा लोक कल्याण का प्रबंधन, 39 कहता है
कार्य प्रणाली के संदर्भ में निर्देश, समान कार्य समान वेतन, आजीविका के समान अवसर, स्वास्थ्य के अवसर, आजीविका कमाने के लिए व्यक्ति इतना मजबूर ना हो कि उसको अपना स्वास्थ्य गंवाना पड़े। 40 ग्राम पंचायत, गांधी जी का सपना। 41 निशक्त वृद्ध बच्चों की सहायता। 42 प्रसूति सहायता। 43 राज्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी का प्रबंधन। 44 समान नागरिक संहिता। 45 अनिवार्य शिक्षा। 46 ST SC के लिए आर्थिक प्रबंधन। 47 राज्य द्वारा लोक स्वास्थ्य की रक्षा। 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। 49 जो नीति निर्देशक तत्व, ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा बाध्य किया गया 1956 में कि राज्य राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा। ये राज्य की बाध्यता होगी, फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ स्टेट, ये राज्य की बाध्यता होगी। और ये अभी ग्रेड के एग्जाम में आया, पहली बार ये क्वेश्चन आया, पहली बार इस क्वेश्चन को डाला गया, आज तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 शांतिपूर्ण विदेश नीति। 45 से वापस देखते हैं। 45 कहता है अनिवार्य शिक्षा। मूल संविधान में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा पालन पोषण के प्रावधान थे। अब 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों को जोड़ा गया है। 46 ST SC के लिए आर्थिक प्रबंधन। 47 राज्य द्वारा लोक स्वास्थ्य की रक्षा, मद्यपान निषेध। 48 राज्य द्वारा कृषि व पशुपालन के लिए वैज्ञानिक प्रयास। 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 कहता है शांतिपूर्ण विदेश नीति, पीसफुल फॉरेन पॉलिसी। अब देखो, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताता हूं, उसकी मैं टेबल बनाता हूं तो उससे आपको समझ में आएगा क्या अंतर है इसमें। एक बात और, टीबी सप्रू समिति, इसमें 30 सदस्य थे, 30 मेंबर्स वर इन दिस कमेटी समिति। इसका 1944 में गठन, 1945 में रिपोर्ट दी। 44 में गठन हुआ, 45 में रिपोर्ट दी, राइट। अब देखो, यहां लिखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, यहां लिखेंगे नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। गड़बड़ हो रहा है, ठीक कर दूं मैं इसको, अच्छा लिख पाएंगे। ये लिए गए अमेरिका से। ये कहां से लिए गए? ये लिए गए आयरलैंड से। ये कहां से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए, राइट। ये अमेरिका से, ये आयरलैंड। नेक्स्ट, इनका संविधान में कौन सा भाग है? भाग 3। इनका संविधान में कौन सा भाग है? भाग 4। इनके अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? 12 से। इनके अनुच्छेद हैं 36 से 51। नेक्स्ट, ये हैं वाद योग्य।
वाद योग्य कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। 32 में 5 लेख जारी होते हैं ना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, प्रच्छा। ये है अवाद योग्य। अवाद योग्य। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? ये बात अनुच्छेद 33 में लिखी हुई। ये बात अनुच्छेद 33 में लिखी हुई। ये बात अनुच्छेद 37 में लिखी हुई, राइट। ये वाद योग्य, ये अवाद योग्य। अगली बात, ये है अनिवार्य विधि। अनिवार्य अनिवार्य विधि का मतलब होता है जो किसी निश्चित तारीख को लागू हो जाती है। तो 26/1 26/1/50 को लागू। ये है ऐच्छिक विधि। यानी सुविधानुसार लागू। सुविधा के अनुसार, जो विधि किसी सुविधा के अनुसार लागू हो जाती है, सुविधा के अनुसार लागू। मतलब जब राज्य के पास संसाधन होंगे तब राज्य लागू करेगा इनको, है ना। उसके बाद में है कि राजनीतिक लोकतंत्र के जनक। ये है राजनीतिक लोकतंत्र के जनक। ये हैं सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के जनक। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के जनक। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के जनक ये हैं अमेरिका से ग्रहणित, ये आयरलैंड से। भाग 3, भाग 4, 12 से 35, 36 से 51। ये है वाद योग्य, ये अवाद योग्य। ये अनिवार्य विधियां, ऐच्छिक विधियां। ये राजनीतिक लोकतंत्र के जनक है। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के जनक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में पूर्णतया सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम है। ये आपातकाल में निरस्त है। आपातकाल में निरस्त। लेकिन कौन सा अनुच्छेद नहीं होता? अनुच्छेद 20 व 21 अपवाद हैं। 20 व 21 अपवाद हैं और 20 और 21 कैंसिल नहीं होंगे। ये बात कौन से संविधान संशोधन से डिसाइड की गई कि 20 और 21 कैंसिल नहीं होंगे? इस बात का डिसाइडेशन 44वें संशोधन के द्वारा किया गया। ये डिसाइडेशन होता है 44 में 1978 द्वारा निर्धारित। और ये आपातकाल में निरस्त, दे आर कैंसिलेबल इन इमरजेंसी। आपातकाल में निरस्त हो जाते हैं। उसके बाद में है इनकी जो प्रकृति है ना, इनकी प्रकृति नकारात्मक है। इनकी प्रकृति सकारात्मक।
इनकी प्रकृति नकारात्मक है और इनकी प्रकृति सकारात्मक है। ये हैं नागरिकों के लिए, नागरिकों हेतु, और ये हैं राज्य के लिए। ये हैं यथार्थ विधि, यथार्थ विधि, इनका संबंध वास्तविकता से, कल्पना से नहीं है। और ये है आदर्श विधि, ऐसा किया जाएगा, ऐसा होगा, मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम करवा के 1000% करवा दूंगा। तो ये आदर्श की बातें हैं। ये यथार्थ की बात ये कि मैंने जो आपको जो प्रैक्टिकली पढ़ा है रिकॉर्ड पे है। तो आदर्श, यथार्थ विधियां और आदर्श, तो इस तरह से आदर्श विधि, यथार्थ विधि। अब इनका फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन हम समझते हैं। देखो, पहला अंतर, मौलिक अधिकार किसके लिए है? पहला अंतर, मौलिक अधिकार किसके लिए है? नागरिकों। दूसरा, ये किसके लिए हो गए? ये कहां से लिए गए? ये कहां से लिए गए? ये कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से, अनुच्छेद 12 से। इसका अनुच्छेद है 36 से, इसका अनुच्छेद है 36 से 51। छत्तीस से 51। ये कैसे हैं? वाद योग्य। ये कैसे? अवाद, ये वाद योग्य, ये अवाद योग्य। ये कैसी विधियां? ये कैसी हैं? ऐच्छिक। ये हैं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के जनक, ये हैं राजनीतिक लोकतंत्र के जनक। ये हैं आपातकाल में कैंसिलेबल, ये आपातकाल में कैंसिल नहीं होते, बने रहते हैं। ये हैं प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। ये कैसी विधियां हैं? यथार्थ। ये कैसे हैं? सकारात्मक। ये कैसे हैं? यथार्थ। अब इसमें समझो आप, देखो, ये तो पहला अंतर हो गया, ये तो पहला अंतर हो गया। ये दूसरा, ये दूसरा, ये पहला, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। 10 डिफरेंसेज, 10 अंतर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों। ये नागरिकों के लिए, फंडामेंटल राइट्स आर फॉर सिटीजन्स, राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फॉर स्टेट। These also are accepted from America. These also are accepted from Ireland. आयरलैंड के संविधान से ग्रहणित है। ये भाग कौन सा है इसका? भाग 3। इसका भाग कौन सा है? 4। इनके अनुच्छेद है 12 से 35, इनके अनुच्छेद है 36 से 51। ये वाद योग्य कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। कितने वाद केस होते हैं, वो लेख होते हैं? 5। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, प्रच्छा। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, प्रच्छा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हैं अनिवार्य विधियां। अनिवार्य विधि मतलब जो किसी निश्चित तारीख को लागू हो जाती है वो अनिवार्य विधि होती है, सामान्य बात है, अनिवार्य विधि। ये कैसी विधियां हैं? ऐच्छिक विधियां, जो सुविधा के अनुसार लागू होती है वो ऐच्छिक विधियां। यानी ये अनिवार्य है, फिक्स 26 जनवरी को लागू हो गई 50 में। ये है जब राज्य की सुविधा होगी, जब राज्य के पास संसाधन होंगे तब लागू होगा। इसको ऐसे समझो, जैसे अनुच्छेद 45 है ग्राम पंचायत, तो क्या ग्राम पंचायत 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था? नहीं हुआ। पहली बार कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। फिर उसकी कोशिश की गई और आगे समय निकाल के तो 1960 में जो राजस्थान में पहला ही चुनाव हुआ, फिर 73वें संशोधन के द्वारा उसको व्यवस्थित रूप दिया गया। तो ये इनकी स्थिति अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। यानी किस पर बेस्ड है? सुविधाओं के ऊपर बेस्ड है।
ये कैसा लोकतंत्र बनाते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है सामाजिक आर्थिक, निशक्त वर्ग बच्चों की सहायता, प्रसूति सहायता, ये सब इस प्रकार के अधिकारों का सृजन करते हैं। ये आपातकाल में कैंसिल हो जाते हैं। ये आपातकाल में कैंसिल नहीं होता, आपातकाल में निरस्त नहीं होते, नहीं होते, बने रहते हैं। आपातकाल में बने रहते हैं। मान लो किसी एरिया में आपातकाल लग गया, तो यहाँ पे वहां कोई काम हो रहा है नरेगा का, तो ऐसा थोड़ी कि सब कामों को बंद कर दो, सारी योजनाओं को बंद कर दो। तो आपातकाल में ये बने रहते हैं। ये आपातकाल में कैंसिल हो जाते हैं, बट आर्टिकल 20 एंड 21 इज नॉट कैंसिलेबल बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू लाइफ लिविंग राइट। वो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। ये बात कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डिसाइड की गई थी? ये 44वें संशोधन के द्वारा डिसाइड किया गया था। 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था। इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, यानी इसमें एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, इसमें अपवाद छुपे हुए हैं, अपवादों के साथ में काम करता है ये। और इनकी ये कैसी हैं? सकारात्मक। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए। ये कैसी विधियां? यथार्थ। इनका संबंध वास्तविकता से, कल्पना से नहीं है, इनका संबंध आदर्श से। ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से ये यथार्थ विधि, ये आदर्श विधि, ये यथार्थ विधियां और ये आदर्श विधियां, इस प्रकार से ये काम करती हैं। ये बेस को आपने समझा, फंडामेंटल को आपने समझा। अब इनके बारे में विभिन्न विचारकों के द्वारा, इनके बारे में विभिन्न विचारकों के द्वारा कथन दिए गए। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद किसने कहा? इनको पन्नीकर। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, देखो, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, ये संज्ञा किसने दी? पन्नीकर ने। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद किसने संज्ञा दी है? इनको ये संज्ञा देने वाला व्यक्ति है पन्नीकर। फिर है आर्थिक लोकतंत्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आर्थिक लोकतंत्र, ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर। फिर है नैतिक अनुदेश, नैतिक अनुदेश बी एन राव, नैतिक अनुदेश बी एन। फिर पुण्य आकांक्षा, जेनिंग्स ने बोला। पुण्य बहुत प्योर इच्छा है, आइवर जेनिंग्स। पुण्य आकांक्षा की संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन है? आइवर। उसके बाद में इंग्लैंड की वेब्रिज रिपोर्ट, इंग्लैंड की वेब्रिज रिपोर्ट, इन्हीं के इन्हीं के समतुल्य मानी जाती है, समतुल्य मानी जाती है। वेब्रिज रिपोर्ट इन्हीं के समतुल्य 1944 की, ये वेब्रिज रिपोर्ट इन्हीं के इक्विवेलेंट मानी जाती है। फिर है केसी वियर ने कहा कि कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण को पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं।
कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण को बढ़ा देते हैं, किसने कहा? ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। पुण्य आकांक्षा और केसी वियर कहते हैं। केसी वियर इसको ये संज्ञा देते हैं। फिर है भावनाओं का कूड़ागर। हालांकि शब्द बड़ा नकारात्मक है, तो बोला है तो लिखना पड़ेगा। टीटी कृष्णामाचार्य ने कहा था। और एमसी छागला ने कहा, एमसी छागला ने कहा, यदि नीति निष्ठ तत्वों को लागू कर दिया जाता है तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। नीति निदेशक तत्वों को यदि लागू कर दिया जाता है, तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। एमसी छागला। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स हैं, ये किसने क्या बोला इनके बारे में, राइट? एक, दो, चार, पांच, सात, ये इनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए थे। सामाजिक क्रांति के स्थापक ऑस्टिन ने कहा था इनको। सामाजिक क्रांति के स्थापक किसने बोला था? ऑस्टिन ने कहा था। फिर है नागरिकों के प्रति राज्य का सकारात्मक दायित्व, पायली। ये किसने कहा? पायली ने। ये किसने कहा? किसने बोला है? एमसी छागला। ये हैं पन्नीकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बीएन राव, आइवर जेनिंग्स, केसी वियर, टीटी कृष्णामाचारी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने आज इनके संदर्भ में हमने चर्चा की कि किस किसने क्या क्या कथन दिया था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कथन तो भूल ही गए हम। यह एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार बनाया जाएगा। केटी शाह। यह एक ऐसा चेक है जिसको सुविधा के अनुसार भुनाया जाएगा। कौन कह रहा है? केटी शाह। और के संथानम ने कहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राज्यपाल मुख्यमंत्री के मध्य ये टकराव का कारण बनेंगे। उन्होंने कहा कि टकराव का कारण बनेंगे। तो ये हैं भाग 4 पर विचारकों के कथन। भाग 4 पर विचारकों के डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कथन है।
जो कथन थे, अब हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। इनका क्या महत्व है, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस, वो तो हम जानेंगे भाई। राज्य के स्वरूप को लोक कल्याणकारी बनाते हैं, राज्य को रास्ता दिखाते हैं, राज्य कैसे ठीक प्रकार से काम कर पाए इसलिए एक माध्यम बनते हैं रास्ता दिखाने का। तो एक एक आर्टिकल पे चर्चा होगी पहले, अब है ना। अनुच्छेद 36। 36 क्या कहता है? राज्य एवं राज्याधिकारी की परिभाषा। राज्य एवं राज्याधिकारी की परिभाषा। राज्य और राज्य के अधिकारी की परिभाषा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। राज्य एवं राज्याधिकारी की भाषा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद राज्य द्वारा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य, अवाद। अब अवाद योग्य का मतलब हुआ कि इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते आप ये नहीं कह सकते भाई इनको लागू करो, तो इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर है अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38। 38 नंबर का आर्टिकल व्याख्या में कहता है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक क्या है, दोनों में भिन्नता है ये। देखो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। अब देखिए अगला पॉइंट 38(1) कहता है, 38(1) ये कहता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का प्रयास राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय का, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय का प्रयास। अनुच्छेद 38(2), 38(2), 38(2) कहता है, राज्य द्वारा आय प्रतिष्ठा, राज्य द्वारा आय प्रतिष्ठा व समान अवसरों के भेदभाव को रोकना। व समान अवसर में भेदभावों को रोकना। ये वो सब काम है जो राज्य करेगा।
सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए जो राज्य के द्वारा किए जाएंगे। ये डिसाइड हुआ किसके द्वारा? 44वें संशोधन 1978 द्वारा 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इस बात को डिसाइड किया गया था। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इस बात को फिक्स किया गया था कि राज्य आय, प्रतिष्ठा और समान अवसर में भेदभाव को रोकना, यानी समान स्थिति में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव को रोकने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। ये बात यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कहता है, ये व्याख्या करता है। 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 40 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, तो एक एक पॉइंट को समझे मेरे भाइयों। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व, तो इनके संदर्भ को हम समझें तो 39 कै ख गै घड़ जय 39 कै गै है 39 क्या कहता है? महिला पुरुषों को आजीविका के समान अवसर। महिला पुरुषों के लिए आजीविका के समान, महिला व पुरुषों के लिए आजीविका के समान अवसर है। कहता है राज्य द्वारा भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि वे सभी के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध हो। राज्य द्वारा भौतिक संसाधनों का वितरण, राज्य द्वारा भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होगा कि वह सभी के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध हो। जैसे राशन कार्ड से मिलने वाला मटेरियल है, इसका एक सामान्य उदाहरण हो सकता है, कंप्लीट नहीं, सामान्य उदाहरण हो सकता है। राज्य द्वारा भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा कि वो सभी के लिए समान रूप से प्रॉफिटेबल हो, लाभकारी सिद्ध हो। तो राज्य द्वारा भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि वे सभी के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आपको दिमाग में रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण रोकेगा। 39 क्या कहता है? राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण रोकेगा। राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण बाउंड करेगा।
यानी जमाखोरी को रोकना। जमाखोरी को रोकेगा तभी तो राज्य सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बेहतर कार्य कर पाएगा। तो जमाखोरी को रोकने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, राज्य करेगा। यह कहता है महिला पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। महिला, इसमें तो क्या है, आजीविका के समान अवसर। ये कहता है महिला व पुरुषों को आजीविका समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। के बाद में है राज्य में महिला पुरुषों के स्वास्थ्य व शक्ति। राज्य में महिला व पुरुषों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। तथा बालकों की सुकुमार अवस्था, यानी बालकों की एकदम सुकुमार अवस्था, पेट भरने के लिए उनको काम करना पड़ रहा है, का दुरुपयोग न हो। सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, अवस्था का दुरुपयोग न हो। वे आजीविका की व्यवस्था के कारण, पेट पालने की व्यवस्था, आजीविका की व्यवस्था के कारण स्वास्थ्य शक्ति क्षीण न हो। स्वास्थ्य शक्ति क्षीण, और ये सब बाद में बनाया गया। थर्टी नाइन च, ये संशोधन बाद में जोड़ा गया। ये कहता है राज्य बालकों को स्वतंत्र व गरिमा में वातावरण उपलब्ध करवाएगा। राज्य बालकों को स्वतंत्र तथा गरिमा में वातावरण उपलब्ध करवाएगा। राज्य बालकों को स्वतंत्र व गरिमा में वातावरण प्रोवाइड करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। ये राज्य की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो एक गरिमा में वातावरण उसको प्रोवाइड करवाएगा, बालकों को एक गरिमा व वातावरण उपलब्ध करवाएगा। तो इस तरह से ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये नीति निर्देशक तत्वों का जो संदर्भ है, ये बाद में जोड़ा गया था, ये बाद में इसको अटैच किया गया था। तो ये 44वें संशोधन से जुड़ा था। कौन से 44वें संशोधन द्वारा, माफी चाहता हूं, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संशोधन के द्वारा इसको अटैच किया गया था, इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है
39A ये कहता है राज्य द्वारा निशुल्क विधिक सहायता। राज्य द्वारा निशुल्क विधिक सहायता, राज्य के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता का प्रबंधन किया जाएगा। अब आता है अनुच्छेद, ये किसके द्वारा जोड़ा गया? ये 42वें संशोधन के 42वें संशोधन 1978 द्वारा इसके द्वारा इसको अटैच किया गया था, इसके द्वारा इसको जोड़ा था। ये आपको ध्यान रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बातों में से एक बात ये भी है। अब देखो, अब आता है 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत यह है गांधी जी का सपना। ग्राम पंचायत गांधी जी का सपना था, जो कि 73वें संविधान संशोधन, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पूरा हुआ। पूरा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कंप्लीट होता है पूरा 73 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। वह 3 स्तर बनाए गए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आज हमने चर्चा जो की 19 तत्वों के बारे में, फंडामेंटल्स के ऊपर की। अनुच्छेद 41 को निशक्त वृद्ध व बच्चों की सहायता, काम पाने का अधिकार। 42 प्रसूति सहायता। 43 राज्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी का प्रबंधन। 44 समान नागरिक संहिता। 45 अनिवार्य शिक्षा। 46 ST/SC के लिए आर्थिक प्रबंधन। 47 लोक स्वास्थ्य की रक्षा। 48 राज्य द्वारा कृषि व पशुपालन के लिए वैज्ञानिक प्रयास। 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 शांतिपूर्ण विदेश नीति। उसके बाद 52 में भारत का राष्ट्रपति आएगा।